हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग सर्कुलर मोशन करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने वर्क और एनर्जी तक कंप्लीट कर लिया है। अब सर्कुलर मोशन में आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि सर्कुलर मोशन में किस तरह के पैरामीटर जो हैं वो लीनियर मोशन से डिफरेंट होते हैं और किस तरह से उनमें रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। सर्कुलर मोशन के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात क्या करते हैं सर्कुलर मोशन में। ये सर्कुलर मोशन एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन को कुछ इस तरह से अपन समझ सकते हैं कि मान लो कोई एक पॉइंट के अबाउट कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। मान लो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो इस तरह के मोशन को किस तरह के कि एक पॉइंट के अबाउट कोई एक दूसरा पॉइंट एक सर्कल में मूव कर रहा हो, तो इस मोशन को बोलते हैं, इस जो ये पॉइंट है इसके मोशन को बोलते हैं हम सर्कुलर मोशन। ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना कि सर्कुलर मोशन के जो पैरामीटर होंगे अभी समझते हैं कि क्या होते हैं वो केवल और केवल सर्कुलर मोशन तक ही लिमिटेड नहीं होते हैं। ठीक है ना, इसको इस बात को भी समझते हैं किस तरह से। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक बात क्लियर, ठीक भाई। तो ये बात अपन समझिए कि सर्कुलर मोशन एक्चुअल में क्या होता है कि किसी एक पॉइंट के अबाउट कोई एक दूसरा पॉइंट सर्कल कर रहा हो, सर्कल वाले पाथ में घूम रहा हो, तो इस तरह के मोशन को हम बोल रहे हैं सर्कुलर मोशन। ठीक भाई। अब दूसरी चीज क्या है कि जिस तरह से हम लोग लीनियर मोशन पढ़ते थे, मोशन हमने पढ़ा था लीनियर मोशन या रेक्टेलिनियर मोशन, ठीक है ना। तो लीनियर मोशन में हम लोगों ने तीन पैरामीटर पढ़े थे, एस यानी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, दूसरा क्या था वेलोसिटी, और तीसरा क्या था हमारा एक्सीलरेशन। ये पढ़ा था, डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, तीन चीजें पढ़ी थी। उसी तरह से इसमें भी हम तीन पैरामीटर डिफाइन करते हैं। एस के रेस्पेक्टिव जो पैरामीटर डिफाइन करते हैं दैट इज थीटा। ठीक है ना, एंगल। इसमें क्या था, दूरी थी। अब देखो अगर अपन सिंपल स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो एक दूरी तय करेंगे, लेकिन अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसको हम किस तरह समझ सकते हैं कि वो इतने डिग्री मूव कर गया। इस तरह से मान लो कि पार्टिकल था तो ये पार्टिकल इतने डिग्री मूव कर गया है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम उसमें क्या डिफाइन करते हैं, थीटा। अगर हम इसमें वेलोसिटी बात करते हैं कि इतने टाइम में इतनी दूरी चल गया है, तो इसमें क्या बोलेंगे, इतने टाइम में इतना एंगल मूव कर गया है, तो उसको बोलते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा का मतलब क्या है कि एकदम एक सर्टेन टाइम टी में वो कितना एंगल चल गया है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं ओमेगा। ठीक भाई। तीसरी चीज क्या होती है, अल्फा। अल्फा इज एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या चीज, एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन का मतलब है कि कितने टाइम में एंगुलर वेलोसिटी कितनी चेंज हुई। इसमें क्या था, कितने टाइम में वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है। ये क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सिमिलर है, इसमें एस पढ़ते थे तो इसमें थीटा हो जाएगा, इसमें वी पढ़ते थे तो इसमें ओमेगा हो जाएगा, इसमें ए पढ़ते थे तो इसमें क्या हो जाएगा, अल्फा। बीच में बात घुस रही है, पक्का। तो थीटा का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन में कोई एक ऑब्जेक्ट कितना मूव कर गया है। ओमेगा का मतलब क्या है, कितनी तेजी से मूव कर गया है। और अल्फा का मतलब क्या है कि तेज होने की जो मूव करने की जो रफ्तार है वो किस तरह से चेंज हो रही है। क्या तीनों बातें क्रिस्टल क्लियर है एकदम, पक्का। ठीक भाई। अब याद करो इसको, इसमें हम लोग क्या करते थे कि एस जो था वो सिंपल एक डिस्प्लेसमेंट था, और वी को किस तरह से लिखते थे, याद करो। वी को हम कुछ इस तरह से लिखते थे कि डी एस बाई डी टी, याद है। और ए को किस तरह से लिखते थे, डीवी बाई डी टी या डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर। याद है कि भूल गए, याद है ना। अब उसमें इसमें क्या करेंगे, सिमिलरली थीटा तो तुम्हारा हो गया एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बट ओमेगा को थीटा के फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, डी थीटा बाई डी टी। कोई दिक्कत कि कितने टाइम में वो कितना एंगल चल रहा है। ठीक है। और अल्फा को क्या लिखेंगे भाई, डी ओमेगा बाई डी टी। कुछ नहीं, बिल्कुल सिमिलर है। अगर ये समझ आता है तो ये समझ आ रहा होगा। उसमें क्या, फिर देखो डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर, तो एस की जगह क्या रखना, थीटा, तो क्या आ जाएगा, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। करेक्ट है, कोई दिक्कत। अब देखो, आई होप यहां तक की बात समझ आ गई होगी। अब थोड़ा सा और फील करते हैं इस चीज को, अल्फा ओमेगा थीटा। ठीक भाई, ये बात अपने को समझ आ रही है। अब देखो, जब भी हम
इस तरह के सर्कुलर पैरामीटर डिफाइन करते हैं तो उनको हम ना सिर्फ सर्कुलर मोशन में बोल सकते हैं, इसको हम कभी भी इस तरह से समझ सकते हैं। देखो किस तरह से, मान लो कि मैंने यहां से चलना शुरू किया, ठीक है, इस डायरेक्शन में चल रहा हूं, ठीक है, और मान लो कि तुमने मुझे यहां पर आकर के छोड़ा है, ठीक है, ये मैं हूं और ये तुम हो, ठीक है, तूने बोला जाओ टाटा बाय बाय, जाओ अपने काम पर जाओ, ठीक भाई, तो मैं अपने काम पर चल दिया। अब मैं इस डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक भाई, तो तुम्हारे लिए तुम किस तरह से देखोगे, तुम अपनी मुंडी किस तरह से रखनी पड़ेगी, सीधा मैं चला जा रहा हूं, तुम बिल्कुल ऐसे करके टाटा बाय बाय सी यू इस तरह से कर रहे होगे। लेकिन सोच ध्यान से, यहां पे कोई एक तीसरा इंसान खड़ा हुआ है या खड़ी हुई है, वो भी मुझे अपने घर से देख रही है अपनी खिड़की में से, तो वो किस तरह से देखेगी? क्या उसके लिए मैं इस तरह से मूव कर रहा हूं, अभी बस उसके लिए यहां पर हूं, फिर उसके लिए यहां पर आ जाऊंगा, फिर यहां पर इस तरह से मूव कर रहा हूं, तो उसको मुझे देखने के लिए इस तरह से, मान लो सामने से इस तरह से जा रहा हूं, तो मुझे अपनी मुंडी इस तरह से घुमानी पड़ेगी, सॉरी उस जो भी है वो जो देख रही है मुझे, उसको अपनी मुंडी इस तरह से घुमानी पड़ेगी। जब उसको अपनी मुंडी घुमानी पड़ेगी, इसका मतलब है ना यहाँ पर सर्कुलर मोशन तो नहीं हो रहा था, यहाँ पर तो मैं रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा था, लेकिन यहाँ पर भी जो ये वाले वेरिएबल है थीटा ओमेगा अल्फा, ये अटैच किए जा सकते हैं किस तरह से, कि अभी जब इसके लिए एंगल मेरा थीटा 1 था, थोड़ी देर बाद थीटा 2 हो जाएगा, उसके थोड़ी देर बाद थीटा 3 हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना, कि एंगुलर वेरिएबल्स जो होते हैं वो ना सिर्फ सर्कुलर मोशन में अटैच होते हैं, वो रेक्टिलिनियर मोशन में भी अटैच हो सकते हैं, अगर हम किसी उस जो जिस पाथ पर हम चल रहे हैं अगर वहां से ना देख करके किसी तीसरी जगह से देखें, जैसे कि लड़की मुझे देख रही थी, तो इसके लिए मैं इस तरह से मूव कर रहा था, ठीक है, तो उसके लिए क्या हुआ कि मेरा लगातार एंगल चेंज हो रहा है। यहां तक बात क्लियर है? कोई दिक्कत? तो इसको आप एक बार अपनी भाषा में जरूर लिखना कि क्या होता है, पहले सर्कुलर मोशन उसकी डिफिनेशन लिखना, ठीक है ना, फिर ये बात है लिखना कि एस किस तरह से रिलेट करता है थीटा से, वी ओमेगा ए अल्फा। अब इसमें रिलेशन में देखेंगे क्या इनके आपस में इंटर रिलेशन आते हैं, ठीक है, और किस तरह से जो एंगुलर वेरिएबल्स है ये ना सिर्फ सर्कुलर मोशन में अटैच होते हैं बल्कि रेक्टिलिनियर मोशन में भी किस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। बात क्लियर? आई होप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी आपके मन में सर्कुलर मोशन को लेकर कि एक्चुअल में क्या होता है सर्कुलर मोशन, ठीक है ना, किस तरह से हम इसमें एंगुलर पैरामीटर और जो हमारे लीनियर पैरामीटर थे इनको अटैच करते हैं। अब इसका इंटर रिलेशन हम देखें किस तरह से हम एंगुलर पैरामीटर और लीनियर पैरामीटर को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले रिलेशन देखते हैं इसके बीच में, क्या चीज? रिलेशन बिटवीन एंगुलर पैरामीटर and linear parameter। बात क्लियर? अब देखो, सबसे पहले एक बात हम ये जानते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन मान लो इस तरह से कर रहा है, इस सर्कल में, ठीक है ना, तो बढ़िया गोला नहीं बना, कोई बात नहीं, देखो इस तरह से मूव कर रहा है। अब मान लो उसने किसी एक टी टाइम में ये डिस्टेंस कवर करी है, ये डिस्टेंस आपकी मान लो, ये आर्क जो है, ये आर्क लेंथ आपकी ऐसे, और ये जो सर्कुलर मोशन है इसकी रेडियस मान लो हमने आर मान ली, ठीक है। अब एक्चुअल में आप एक बात जानते हो कि जब आप मानो चलो कोई बात नहीं, इसे देखो, एक बात अपन जानते हैं कि जब भी आर्क हमें निकालनी होती है, सॉरी जब भी हमें एंगल निकालना होता है, ठीक है ना, तो हम करते क्या है कि आर्क लेंथ अपॉन रेडियस कर देते हैं। ये बात तो पढ़ी होगी, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, इसको क्या बोलते हैं? कोण। इसको क्या बोलते हैं? चाप। इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, बचपन में मैंने ऐसे तो पढ़ा था, ठीक है। तो यानी एस अपॉन आर, ये एस है, ठीक है। तो एस की वैल्यू एस कितनी आ गई? आर थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? अब ध्यान देखो, इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान देखो तो ये आपका एक एंगुलर वेरिएबल है और ये आपका लीनियर वेरिएबल है। तो ये रिलेशन दिखाता है कि एंगुलर वेरिएबल और लीनियर वेरिएबल, यानी सिंपल हम आर्क लेंथ यानी जो लीनियर लेंथ है हमारी, और ये क्या है? एंगल है, इसको किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। अब एक काम करो, इसको दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट करो। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा क्या? ध्यान देखो,
ये आ जाएगा डी एस बाई डी टी, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है ना, इज इक्वल टू आर तो कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट है, थीटा थीटा का क्या हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। ठीक भाई, ये क्या होता है वेलोसिटी, इस रिलेशन को किस तरह से लिख सकते हैं, ये आपका क्या है वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये क्या है आर देख ध्यान से, वेलोसिटी इज इक्वल टू आर इंटू सॉरी थीटा नहीं सॉरी ओमेगा, ओमेगा अभी पढ़ा था, ठीक है ना, ये क्या है आपका ओमेगा, तो v इज इक्वल टू रिलेशन क्या बन गया r इंटू ओमेगा, ये हमारा क्या है लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी, तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है v इज इक्वल टू r ओमेगा। फिर से क्या करो अगेन डिफरेंशिएट कर दो इसको, जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करो, फिर से क्या जाएगा dv बाई dt इज इक्वल टू r तो कांस्टेंट है, ओमेगा क्या हो जाएगा d ओमेगा बाई dt, क्या आ गया ध्यान से देखो, ये क्या बन गया एक्सीलरेशन, ये क्या बन गया r इंटू एल्फा, ठीक है। तो ये तीनों रिलेशन आपको याद रखने हैं, क्या क्या s इक्वल टू आर इंटू थीटा, v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा और a इज इक्वल टू आर इंटू एल्फा। आई होप यहां तक की बात समझ आ गई होगी। एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि ये जो एक्सीलरेशन अपन निकाले हैं a इज इक्वल टू आर इंटू एल्फा, इसकी चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपका बताता है कि जब ये पार्टिकल चल रहा है तो इसकी रफ्तार किस दर से चेंज हो रही, किस रेट से चेंज हो रही, इसकी जो वेलोसिटी है वो किस रेट से चेंज हो रही, ठीक भाई। यानी अगर हम बात करें तो ये जो एक्सेलरेशन है ये सिर्फ पाथ के अलोंग है, पाथ के अलोंग है, यानी पाथ पर चलते हुए इसका जो वेलोसिटी है वो किस रेट से चेंज हो रही है। इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। कौन सा एक्सेलरेशन है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इस तरह से इसको हम एटी से दिखाते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि जिस पाथ पर वो चल रहा है उस पाथ पर उसकी वेलोसिटी कितनी रेट से चेंज हो रही है। यहां तक बात क्लियर है ना? अभी समझेंगे रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप नोट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप यहां तक की बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब एक्सेलरेशन की थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। देखो अभी जो हमने बात करी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, ये बात कर ली कि एक्चुअल में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पाथ पर उसकी वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, दैट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है ना? अब एक्चुअल में जो उसमें टोटल एक्सेलरेशंस होते हैं इनको समझते हैं। देखो हमने क्या पढ़ लिया, एटी जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, वो अल्फा इंटू आर के बराबर है, आर इंटू अल्फा के बराबर है। ठीक भाई, इसमें एक टर्म और ऐड होता है जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। इतना गंदा सर्कल बनाता हूं मैं, चलो थोड़ा और डार्क बनाता हूं, समझ आएगा अच्छे से। ठीक है ना? अब सही बना है? मेरी कोई कलाकृति इतनी बढ़िया तो है नहीं, है ना? जो बन गया सो बन गया। देखो इधर, अब मान लो कि ये आपका सेंटर था। ठीक भाई, मान ले कोई पार्टिकल यहां पर था, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था v वेलोसिटी से। ठीक है, एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि मान लो ये v जो है ये कांस्टेंट है कुछ, मान लो 20 मीटर पर सेकंड। v की वैल्यू मान ली हमने 20 मीटर पर सेकंड। ठीक भाई, इसका मतलब ये है क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? एक स्टेटमेंट अगर मैंने लिखा कि v इज कांस्टेंट, तो क्या ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। ये ट्रू है या ये फॉल्स है, ये आपको बताना है। सोचो, दिमाग लगाओ कि क्या ये v जो है, ये v जो है ये कांस्टेंट है। ये v जो है ये 20 मीटर पर सेकंड आपको दिया गया है, क्या ये v कांस्टेंट है? अगर ये 20 मीटर पर सेकंड है तो सोच कुल 20 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब क्या है, ये आपका 20 मीटर पर सेकंड फॉल्स है, ये कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। कोई भी क्वांटिटी कांस्टेंट कब कही जाती है? जबकि उसकी वैल्यू चेंज ना हो रही हो। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज देखो, ये जो वेलोसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? ये बात तो अपन जानते हैं कि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड देख के किस तरह से बता सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है? वेक्टर क्वांटिटी में दो पैरामीटर होते हैं नहीं होते हैं, एक डायरेक्शन और दूसरा मैग्नीट्यूड। आपने मैग्नीट्यूड तो देख लिया कांस्टेंट है, बट एज वेल एज आपको ये भी देखना पड़ेगा क्या इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है। अगर दोनों क्वांटिटीज ओवरऑल कांस्टेंट आ रही हैं दैट मींस कि हमारा जो पूरा वेक्टर क्वांटिटी दैट इज कांस्टेंट। बट आप ध्यान से देखो, इसकी वेलोसिटी अभी यहां पर है,
जैसे ये पार्टिकल यहाँ पर आ जाएगा वेलोसिटी यहाँ हो जाएगी, जैसे पार्टिकल यहाँ आ जाएगा तो वेलोसिटी यहाँ हो जाएगी, यहाँ पर इधर, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर इधर, यहाँ पर इधर, यहाँ पर इधर, इस तरह से चेंज हो रही है वेलोसिटी। तो अगर इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आपके जो है वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना, अगर इसका डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं आ रही, ठीक। चलो भाई, अब डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, इसका तो सिंपल सा हो गया कि ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, ठीक भाई। दूसरी चीज, अब यहां पर एक चीज ये आती है कि अगर v वैरी कर रहा है, अगर v वैरी कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक्सीलरेशन भी होगा। अगर v वैरी कर रहा है इसका मतलब एक एक्सीलरेशन भी होगा। और एक बात अपन ये देखिए कि अभी जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आया था वो ये आया था अल्फा इंटू आर, और वो एक्चुअल में होता क्या है, dv बाई dt, ठीक है। अब यहां पर अगर ये वैल्यू कांस्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, 0, क्योंकि v और मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ही रखना होता है, यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड ही रखना होता है। अब एक चीज तो ध्यान सोचो कि अगर v जो है वो लगातार चेंज हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड लगातार चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 है तो इसके अलावा भी एक एक्सीलरेशन होता है जो कि इसकी डायरेक्शन चेंज करने, अब मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होने देगा, मैग्नीट्यूड 80 चेंज नहीं होने दे रहा, अगर चेंज होता तो वो 80 चेंज कराता, लेकिन डायरेक्शन चेंज कराने का जो काम होता है वो हमारा एक दूसरे टाइप का एक्सीलरेशन करता है, दैट इज कॉल्ड रेडियल एक्सीलरेशन। क्या चीज, रेडियल एक्सीलरेशन, बात समझ आई। और इस रेडियल एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन होती है, इसकी जो डायरेक्शन होती है दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर, केंद्र की ओर, सेंटर की ओर, टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब अगर पार्टिकल यहां पर है तो इस पे इधर की तरफ एक एक्सीलरेशन होगा, इधर की तरफ इसका जो एक्सीलरेशन दैट इज ए आर, बात समझ आई। और अगर 80 भी होता तो 80 की डायरेक्शन क्या होती, इस डायरेक्शन में। आई होप ये तो पिक्चर आपके माइंड में कुछ कुछ बनी होगी कि रेडियल एक्सीलरेशन एक्चुअल में है क्या और उसका काम क्या है, बात क्लियर। तो रेडियल एक्सीलरेशन का काम क्या है, सिंपल डायरेक्शन को चेंज करना, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का काम क्या है, उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करना। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक हमारा सॉरी मैग्नीट्यूड और दूसरा हमारा डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो कौन कर रहा होगा, हमारा ये शैतान, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और अगर जब डायरेक्शन ऑलमोस्ट चेंज हो रही है तो इसका मतलब वो कौन कर रहा है, हमारा रेडियल एक्सीलरेशन। तो दो तरह के एक्सीलरेशन प्रेजेंट होते हैं, एक होता है हमारा टेंजेंशियल और एक होता है रेडियल, ठीक भाई। टेंजेंशियल का तो फॉर्मूला हमें पता है, रेडियल का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान देखो। जो ए रेडियल होता है उसकी जो वैल्यू, आपको प्रूफ होने जाने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर आर। क्या चीज, ओमेगा स्क्वायर आर। कोई दिक्कत, ठीक। और कुछ मैं गलत भी क्या, या इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, नहीं करेक्ट है, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर, कैपिटल लिख लो अगर कैपिटल से लिखा है, वी स्क्वायर बटा आर, ठीक है ना। इसका प्रूफ में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपका होता है रेडियल एक्सीलरेशन का। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, वी स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर। क्यों ये ओमेगा स्क्वायर किस तरह से, वी इज इक्वल टू आप आर ओमेगा रखोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो दो कंपोनेंट क्या क्या होगा, एक अल्फा आर, एक वी स्क्वायर बाई आर। तो अगर बोला जाए नेट एक्सीलरेशन लिखना है, क्या चीज, अगर नेट एक्सीलरेशन लिखना है, ए नेट, तो आप किस तरह से लिखोगे, अंडर रूट के अंदर ए आर स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर, यानी अंडर रूट के अंदर ए आर की वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर प्लस ए टी की वैल्यू क्या है, अल्फा आर इसका स्क्वायर। ये होता है आपका ए नेट, नेट एक्सीलरेशन जो आएगा। बात क्लियर है। तो ये था सर्कुलर मोशन में किसी भी एक्सेलरेशन की जो सिग्निफिकेंस होता है, उसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, उसका जो डायरेक्शनल सिग्निफिकेंस होता है, उसकी जो औकात होती है, उसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है, उसको समझने का। समझ आ रहा है। तो अब आपको याद क्या रखना है कि सर्कुलर मोशन में दो तरह के एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होंगे, एक हमारा रेडियल एक्सेलरेशन जिसका काम क्या होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करना, दूसरा हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसका काम क्या होता है कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करना। यहां तक बात क्लियर है, ठीक भाई। इसको उतारो फटाक से। इसी में एक नई चीज ऐड होती है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या चीज, यूनिफॉर्म। इसी से आपको समझ आ जाएगा क्या होता है ये यूनिफॉर्म। आप अलग से हेडिंग डाल के लिखोगे इसको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। मैं टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा इस तरह से लिख दिया है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखो ध्यान से, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है कि जो भी वेलोसिटी है उसका
उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका मतलब है इसका जो एग्जांपल लिया था 20 मीटर पर सेकंड का, ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल था। अब ध्यान सोच कि अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसका मतलब ये at की वैल्यू कितनी होगी, 0। इसका मतलब है at की वैल्यू कितनी होगी इसमें, 0। तो जो a नेट आएगा वो आपका किसके बराबर आ जाएगा, a r के बराबर, a रेडियल के बराबर। ये होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इतना पार्ट किया, ये है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कि जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, या बोल सकते हैं कि at की वैल्यू 0 हो, यानी वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, तब जो एक्सीलरेशन बचेगा वो आपका केवल रेडियल एक्सीलरेशन होगा और वो आपका नेट एक्सीलरेशन के बराबर होगा। इसी मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है ना, इसको आप नोट कर लेना। एक चीज आप और ध्यान रखोगे कि जब भी आपसे बोला जा रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका मतलब ये होगा कि वहां पर 80 की वैल्यू 0 नहीं होगी, यानी ये जो केस मैंने लिया था दिस इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है ना, तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इसको आप समझ रहे हो, टर्मिनोलॉजी समझ के आपसे क्वेश्चन इस तरह से बोल सकता है कि बताओ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कंडीशन बन सकती है, आपसे ये भी पूछ सकता है, कंडीशन ऑप्शंस में आपसे ये भी दे सकता है, बोथ भी दे सकता है, नन ऑफ दीज भी दे सकता है। तो इस तरह से आप चीज़ों को प्रैक्टिकली समझ के काम करेंगे। ठीक है ना, तो आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है। अब इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें जो बची हुई हैं वो अपन अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे थोड़े से, और जो थ्योरी वगैरह में आपको दिक्कत हो भी यहाँ तक, ठीक है ना, उसको आप जाके कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक, और चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।